नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, पाकिस्तान को 76 बरस हो गए, पूरे 75 बरस हो चुके हैं, 76 एक साल और बन के। और ये वो पीरियड था जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों, पाकिस्तान का गठन हुआ, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। अ, पाकिस्तान आज मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि क्या हुआ, क्या गलत हुआ, काहे पाकिस्तान इतना पिछड़ गया और हिंदुस्तान इतना आगे पहुंच गया, उसके क्या कारण है। पाकिस्तान अ, धर्म के नाम पे बना था अ, और धर्म ही को उन्हीं ने हमेशा आगे बढ़ाया। हालांकि जो उसके लीडर थे मेन, वो थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना साहब का कहना ये था कि वो एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाएंगे जिसमें माइनॉरिटी भी रहेगी, डेमोक्रेटिक राइट्स भी रहेंगे, सब जनता को मिलेगा, इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, औरत और सब इस तरह की बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी। लेकिन ये कि पाकिस्तान बनते ही वो खुद ही मार्जिनलाइज हो गए और यहाँ तक हालत आ गई कि वो जिस एम्बुलेंस में आ रहे थे, उस एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया और 1.5-2 घंटा वो धूप में खड़ी रही और फिर उसी दिन रात में उनका देहांत भी हुआ। तो बाकी जो कैबिनेट थी वो आपस में लड़ रहे थे, लीडर्स लोग लड़ रहे थे, ये लड़ाई चलती रही, कभी कोई आया कोई गया, इसका मर्डर उसका मर्डर, और इसी तरह से आपस में झगड़े फसाद चलते रहे। और फिर बाद में जनरल अयूब खान ने सत्ता संभाल लिए, आई थिंक 1958 में। आर्मी क्या थी, उन्हीं ने आते ही एक तो जंग हो गई 65 की भारत के साथ, जिसमें उन्हें बहुत नुकसान हुआ, इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत कमजोर हो गया। और धीरे धीरे फिर वो उनके हाथ से भी सत्ता जाती रही और बाद में उन्हीं ने वहां पे जो थे जनरल यहिया खान आ गए वहां पे, और उन्हीं ने जो बांग्लादेश में हुआ हम सब जानते हैं जिस तरीके से। कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान बना तो जरूर धर्म के नाम पे था, लेकिन जो इथनिक आइडेंटिटी है किसी भी देश में, वो रिलीजियस आइडेंटिटी से ज्यादा स्ट्रांग होती है। और हमने ये देखा कि इसी के चलते हुए 71 की जंग हुई और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। बांग्लादेश जो इतना बड़ा रीजन था, वो उनके साथ, जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, वो उनसे अलग हो गया और वो एक अलग देश बन गया और पाकिस्तान रह गया वेस्टर्न पंजाब और सिंध गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा, और वो जो है उनके पास बलूचिस्तान, NWFP, ये सब इनके पास बचा। और इन्हीं ने बाद पहले ऑक्युपाई भी कर रखा था कश्मीर का कुछ हिस्सा, वो भी उनके पास है, इसमें गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद का एरिया। तो इस तरीके से पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा, इकोनॉमिक भी तबाह हो गया। और फिर दूसरी बात ये कि जो बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना ने जिस तरीके की हरकतें की हैं, वो बहुत शर्मनाक है, क्योंकि वो पाकिस्तान सेंटो के मेंबर थे, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए अमेरिका यूरोप ने उन पे सैंक्शंस नहीं लगाए। आंदोलन, हजारों लाखों औरतों का रेप हुआ, पता नहीं अनगिनत लोगों का मर्डर हुआ, सड़कों पे चारों तरफ लाशें पड़ी। बाद में भारत मुक्ति वाहिनी बनी और भारत ने उसका सपोर्ट किया और बांग्लादेश का गठन हो गया। दूसरी बात यह है कि एक तो ये आइडेंटिटी अलग है, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हमेशा से सब रीजनल आइडेंटिटी ज्यादा स्ट्रांग रही। पहले वो बलोच है, बाद में पाकिस्तानी, पहले वो पश्तून है, बाद में वो पाकिस्तानी है, पहले सिंधी है, बाद में पाकिस्तानी और पंजाब। इन सभी प्रांतों को ऐसा लग रहा था, ये एक तो पहली बात ये कि ये सभी प्रांत चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान का हिस्सा बने। ये जो अरेंजमेंट था उससे खुश थे। खिलात के नवाब ने कह दिया कि हम नहीं, भुगती कह दिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे पाकिस्तान। 1 साल से ज्यादा लग गए, 48 में जाके उन्हीं ने एक्सेशन हुआ, वो भी बाई फोर्स जिसे कहना चाहिए। पाकिस्तान से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बादशाह खान थे, वो इसके खिलाफ थे और वो भी नहीं चाहते थे। सिंध में भी जो पार्टी थी वो भी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान का हिस्सा बने।
पंजाब ने बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली और आखिरी इलेक्शन उन्होंने बेईमानी इन सब चीजों से दूसरी बार जीता और पाकिस्तान को बना दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो इंटीग्रेशन जो होना था वो वही नहीं। आज तक बलोच अलग है, पठान अलग है, सिंधी अलग है, वो अपने को पाकिस्तानी नहीं समझते। उनको क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि पाकिस्तान का अगर गठन होगा तो धर्म के नाम पे ये लोग हमको कॉलोनाइज कर लेंगे। और यही हुआ कि बलोच, सिंध और पश्तून एरिया जो था ये इतना अंडर डेवलप है जिसकी कोई इंतहा नहीं। जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ पंजाब का हुआ और ये बिल्कुल एक इनका एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ। अब इसके कारण वहां पे इन सब जगहों पे हम देख रहे हैं कि एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी खड़े हो गए हैं, पहले भी थे अब और दोबारा से सक्रिय हो रहे हैं, जो इस्लामिस्ट भी हैं और वैसे भी हैं क्या कहते हैं सेकुलर मूवमेंट भी है, सेनाएं बन गई हैं। और पाकिस्तान ने का जो रोल रहा वो एक 50 साल में ये था कि बड़ी पावर के साथ अलायंस करो और उनके साथ अपना गठबंधन करो और उसके बदले में वो तुमको इकोनॉमिक एड मिलेगी, पैसा मिलेगा। इनके यहाँ कभी भी डेवलपमेंट एजेंडा पर से नहीं रहा। ये कमी पाकिस्तान में हमेशा नजर आती रही और इसके कारण एक बड़ा उनको नुकसान अब उठाना पड़ रहा है। धर्म एजेंडा रहा, धर्म ही को प्रमोट करते रहे। जो टसल थी धार्मिक लीडर्स में और कुछ जो सेकुलर थोड़े बहुत थे, बहुत कम थे, लिबरल सेकुलर ग्रुप, ये हमेशा चलती रही और आर्मी ने आने भी नहीं दिया लिबरल सेकुलर को बढ़ने भी नहीं। और ये जो था जो धार्मिक कट्टरपंथी ग्रुप थी, इनकी जो मेन सियासत थी वो इस्लाम को आगे बढ़ाना, कट्टरपंथी इस्लाम को आगे बढ़ाना, यानी पाकिस्तान को एक प्योर सुन्नी इस्लामिक देश बनाना और जिसके अंदर कोई दूसरे धर्म के लोग या मुसलमान भी जो शिया या दूसरे समुदाय से हैं, माइनॉरिटीज जो है विद इन इस्लाम, उनको भी वो टॉलरेट नहीं करते थे प्योर इस्लामिक स्टेट, जैसे कि अफगानिस्तान में बना। लेकिन पाकिस्तान के साथ मजबूरी थी, इसलिए वो इस तरह गठन करने में अभी तक असमर्थ रहा। लेकिन ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान की जो इस समय हुकूमत है वो सही इस्लामिक नहीं है, अब तो प्योर इस्लामिक स्टेट है। अब ये है कि वहां के ऊपर जो इस्लामिक एजेंडा था वो प्रमोट करते रहे और एक अलायंस बन गया। खासतौर से जनरल ज़ियाउल हक जब पावर में आए तो उन्हीं ने निज़ाम मुस्तफ़ा लगाया, इस्लामिक रूल, और फिर उसके बाद उसमें उन्हीं ने वहाँ पे उनका अलायंस बन गया जमात इस्लामी और वहाँ जमीयतुल उलमा इस्लाम और इस तरह की कट्टरपंथी और बहुत सी जो जमातें थी और उनके वहां से उनको लिजिटिमेसी मिलने लगी, यानी मान्यता जो भी वो करते थे उसको समर्थन वो लोग प्रदान करते थे और उसके बदले में उन्हीं ने इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जुडिशरी में और दूसरी इंस्टीट्यूशंस में जो जमात से जुड़े हुए थे खास तौर से। अब हुआ ये कि ये तो सब आके बैठ गए और एक अलायंस काफी मजबूत हुआ और फिर अफगानिस्तान में रशियन इन्वेजन 79 में हो गया, ईरान में रेवोल्यूशन आ गया, तो पाकिस्तान ने फौरन वहाँ अमेरिका के साथ जो वॉर ऑन टेरर थे उसमें सपोर्ट किया, मुजाहिदीन का गठन किया और अफगानिस्तान पे में मुजाहिदीन के खिलाफ एक जंग शुरू हो गई और जिसको CIA और दूसरे लोगों ने, अमेरिका के यूरोपियन देशों ने उसको सपोर्ट भी दिया और एक उस पीरियड में इनको काफी पैसे भी मिले, उसके बाद भी मिले। फिर उसके बाद ये हुआ कि जिहाद जो चल रहा था वो चलता रहा और अंत में ये हुआ इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म हो गया और कम्युनिज्म की हार तो होनी थी, दिस इज व्हाट अमेरिकन वांटेड। और अमेरिकन जब कम्युनिज्म टूट गई, सोवियत यूनियन टूट गया, कम्युनिज्म खत्म हो गई, तो वो अमेरिकन विड्रॉ कर गए वहां से। अफगानिस्तान में जो या पाकिस्तान को जिस तरह की सपोर्ट दे रहे थे, पाकिस्तान ने लेकिन इसी एजेंडे को आगे बढ़ाया और ग्लोबल टेरर की बात की, कश्मीर में, पंजाब में, अफगानिस्तान के दूसरी जगहों में, सेंट्रल एशिया में उसका प्लान बना और उन लोगों ने पॉलिसी जो अडॉप्ट की वो थी कि आतंकवाद के माध्यम से अलग अलग देशों में, सेंट्रल एशिया में अपना वो करेंगे। जो अफगानिस्तान जो उन्हीं ने
ने इधर छोड़ा था एरिया, छुटा था उनसे बांग्लादेश बनने से, तो उनको लगा कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ हम अफगानिस्तान तक पहुंच जाएंगे अंदर। ये एक बड़ी समस्या उनके साथ रही और आतंकवाद को उन्होंने फैलाया भी, और उसका इस्तेमाल बहुत से देशों ने भी किया, बड़े देशों ने भी किया और अरब के भी बहुत से देशों ने किया, क्योंकि वो लोग फंडिंग कर रहे हैं। अब ये है कि वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और इस तरह की जो ज़ियाउल हक साहब का पीरियड खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़ी सी डेमोक्रेसी आती है, रूल ऑफ लॉ की बात होती है। लेकिन जब भी किसी हुकूमत में जनरल, हमने देखा कि बांग्लादेश के बाद, गठन के बाद, भुट्टो एक नेशनल लीडर, बहुत बड़े लीडर के रूप में इमर्ज हुए थे, और वो चाहते थे कि सिविलियन रूल की सुप्रीमेसी हो। उनको जनरल ज़ियाउल हक साहब के में उनको फांसी हो गई, जेल के अंदर थे, वहीं पर फांसी दी गई और उनका मसला खत्म। उसके बाद जो दो बड़े लीडर और इमर्ज हुए वहां पे, एक तो भुट्टो की जो बिटिया बेटी थी बेनजीर भुट्टो, और दूसरे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ बहुत कंजर्वेटिव फैमिली बैकग्राउंड से हैं ये, ज़ियाउल हक के बहुत पसंदीदा थे, उनके चेले थे, और इनका और इनके परिवार का बड़ा घनिष्ठ संबंध जमात इस्लामी और जमीयतुल उलमा इस्लाम और तबलीग जमात से ये लोग जुड़े रहे हैं। और इन लोगों ने काफी फंडिंग भी, स्टेट फंडिंग यानी पंजाब के बजट से इन लोगों को काफी, इनके मदरसों को फंडिंग मिली है, शहबाज शरीफ ने भी और नवाज शरीफ ने। लेकिन जब नवाज बेनजीर ने बात की कि हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, सुप्रीमेसी की, और उसने कहा कि हम सेना को बैरक्स में भेज देंगे, तो आप जानते हैं क्या दशा हुई, वो मारी गई। फिर उसके अलावा ये भी उनके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी यही राग अलापा कि हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, वो उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि उनके घनिष्ठ संबंध थे जमात और देवबंद और दूसरी कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं के साथ, और सऊदी अरेबिया से बड़े अच्छे संबंध थे, इसलिए उनको मुल्क से भेज दिया गया बाहर। पहले सऊदी अरेबिया गया, फिर वहां से वो इंग्लैंड आ गए इलाज के सिलसिले में। अब इमरान खान ने भी वही बात की, इमरान खान को भी जेल हो गया। अब देखिए इनका क्या हशर होता है जेल में, और उनकी पार्टी का दमन चल। अब इस चक्कर से, इस पूरे क्रियाक्रम से आप देखेंगे तो वहां के ऊपर न तो डेमोक्रेसी आई, न डेवलपमेंट हुआ। पाकिस्तान इसी तरह से पैसे लेता रहा और चलता रहा, और अब पेंडेमिक आ जाने के बाद तो वो एकदम उसकी इकोनॉमिक कोलैप्स होने लगी। पेंडेमिक से पहले ये था कि पाकिस्तान को 40-45 बिलियन डॉलर, जो पाकिस्तानी मूल के लोग अरब देशों में या दूसरे मुल्कों में काम करते थे, वो उनको मिल जाते थे। पेंडेमिक के बाद वो सब वापस आ गए, तो उसमें बहुत कमी हो गई, और अभी तक बहुत से लोग वापस भी नहीं जा पाए अरब देशों में। तो इनमें कमी अभी इस साल उन्हें उम्मीद है कि दिख रहा है। और मनी लॉन्ड्रिंग और क्या कहते हैं इसकी, ओपीएम की तस्करी, गन रनिंग के माध्यम से ये सपोर्ट कर रहे थे आतंकवाद को दूसरे देशों में, खासतौर से कश्मीर में, भारत में। और ये सब इनका चक्कर रहा। कहीं आपको डेवलपमेंट मॉडल या कोई एक ऐसा प्लान या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात इन लोगों ने नहीं की। अब ये देखना ये है कि इसके इसके चलते हुए, इस एजेंडा के चलते हुए, वहां पे फोर्सेस ऑफ इनस्टेबिलिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। और वो जो है उनकी मौजूदगी से, जैसे तहरीक तालिबान आए दिन, कभी यहाँ बॉम्बिंग हो रही, वहां बॉम्बिंग हो रही, बलूचिस्तान में भी यही, अभी चाइनीज को मार दिया, फिर एक कारवान पे भी अटैक किया, उससे पहले और चाइनीज को मारा, फिर उसके बाद लगातार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के उसके माध्यम से जो चाइनीज आए उनके खिलाफ वो लोग बलूच बनाए, क्योंकि उनको कोई फायदा नहीं होगा इस प्रोजेक्ट से। उनको लगता है कि वो कॉलोनाइज किए जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान ने किया था, अब पाकिस्तान चाइना को भी लेके आ रहा है, दोनों के उनको एक्सप्लाइट कर। तो इसके चलते हुए न तो बड़ा प्राइवेट कैपिटल वहां पे कोई इंटरेस्टेड है वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। सऊदी अरेबिया ने अभी एक एमओयू केवल साइन किया है, कि वो वायदा किया है कि वो वहां पे एक बॉर्डर में एक जो है ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे, लगभग $10 बिलियन। मगर सवाल इस बात का, अगर इस तरह की सिचुएशन है बॉर्डर और उसके चारों तरफ
बलोच जिसका बहिष्कार कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया अपना $10 बिलियन वहाँ पे डूबेगा, या कोई देश। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आना सब बंद हो गया है। फिलहाल इनको 3 बिलियन की लोन मिल गया है, और सऊदी अरेबिया, यूएई थोड़ा बहुत पैसे इन लोग को दे दिए हैं, लेकिन 2-2 बिलियन कुछ चाइना से भी मिल गया है। इन्हीं ने अपना 4-5 महीने का हिसाब कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? उधार से तो मुल्क चलते नहीं, और उसके बाद कौन उधार देगा इनका? और दूसरी बात ये कि अमेरिका का प्रेशर है कि वो उसके हित को आगे बढ़ाए। चाइना का प्रेशर ये है कि अमेरिका नहीं बल्कि चाइनीज इंटरेस्ट को आप बढ़ाइए, और चाइना की गोद में आप पूरी तरीके से बैठे हैं, वही इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वही इनको जो है बैंकरप्सी से बचाते भी हैं। अब इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती चली जा रही है, और वहाँ पे हर चीज की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, यानी नहीं, 100-200%, 300 के करीब डॉलर हो गया था, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर लोन, आईएमएफ को लोन मिलने के बाद कम हुआ, फिर बढ़ रहा है। हर दिन ये रहता है, डॉलर तेल का दाम बढ़ता है तो बाकी सब चीजों का बढ़ जाता है, खाने पीने के पदार्थ बहुत महंगे हैं, बिजली बहुत महंगी हो गई है, उसके चलते हुए वहाँ पे बहुत से हजारों कारखाने जितने छोटे थे, मीडियम रेंज के थे, वो तो बंद हो गए, बड़े भी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कोई मार्केट नहीं रह गया है। लोग सिर्फ केवल जरूरी चीजें खरीदते हैं जो उनका रोजमर्रा के इस्तेमाल की। और फूड शॉर्टेजेस भी हैं, फिर सैलाब आ गया था, फ्लडिंग की वजह से भी बहुत लॉस हुआ, एग्रीकल्चर भी इनका बिल्कुल डूबा हुआ है। अब पानी बहुत बरस रहा है, उससे भी इनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये जो हालात हैं, इसमें सुधार तो कहीं नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, और ये एक समस्या जो है ये बनी हुई है। ये कब तक रहेगी ये कहना जरा मुश्किल है, लेकिन ये है कि इस तरह की स्थिति जो है, देखिए पॉलिटिकल क्राइसिस को तो सॉल्व भी कर लिया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस का सॉल्व करना बहुत है। इस समय कोई लीडर नहीं है, सेना वहाँ की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, वो किसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को नहीं बढ़ने दे रही है, और इंटरिम गवर्नमेंट है, इतनी वीक आदमी है ये जिसके इन्होंने बनाया है, और उसका गठन भी आज से नहीं ने किया है, जबकि जो पीडीएम थी उसमें खासतौर से नवाज शरीफ का जो ग्रुप है, यानी शहबाज शरीफ जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनको और पीपीपी के लीडरों को मिलकर तय करना था, उससे पहले सेना ने इनकी नियुक्ति कर दी, जैसी कि खबर आ रही है। और ये जो है, इसके मतलब ये है कि सेना का पूरा कंट्रोल रहेगा, ये एक मुखौटा है जो सामने है, पीछे से सेना। अब ये 76 साल के ये हालत हो गए इनकी। भारत इस पीरियड में एक बहुत संपन्न, डेवलप, इसकी इकोनॉमी बढ़ के 3-3.5 ट्रिलियन हो गई, जो अगले 4-5 साल में 6-7 ट्रिलियन की हो जाएगी, और लगातार वो इस तरह से बढ़ती हुई नजर आती है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जाता है दुनिया में, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, सब चीजें भी हैं, और एक स्ट्रॉन्ग देश के रूप में इकोनॉमिकली, मिलिट्रली, पॉलिटिकली, हर तरह से देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश। कहने का तात्पर्य ये है कि धर्म के नाम पे आप नहीं चला सकते। किसी के धर्म के लोग जब कंप्रोमाइज करते हैं तो और मुसीबत हो जाती है। इससे हुआ ये कि धर्म को भी नुकसान पहुंचा पाकिस्तान में। जिस तरह की कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं जो बातें करेंगी, जिस तरीके से वो इन्वॉल्व है जिहाद के नाम पे, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, औरतों को दबाया जा रहा है, फिर उसके अलावा ये हर वो काम किया जा रहा है जिसके खिलाफ धर्म था। धर्म जिन चीजों को ठीक करने के लिए आया था, वो चीजें दोबारा से ये लोग धर्म ही के नाम पे लिए आए हैं। और सेना है दूसरी तरफ। आने वाला समय मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, और वहाँ के ऊपर अराजकता फैलने के बहुत से लोगों का मानना ये है कि वहाँ हो सकता है कि अराजकता भी फैल जाए, अगर इसी तरह कीमतें बढ़ती गई और खाद्य सामग्री नहीं रही, तो फिर असामाजिक तत्व भी वहाँ पे आ जाते हैं ऐसे में, और फिर एक मुसीबत बन जाते हैं मुल्क के लिए। देखिए क्या होता है, 75 साल से ज्यादा हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। अब आगे किस तरह से वो आगे ले जाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, आगे फिर हम आपके साथ, अगर आपको ये अच्छा लगा है पॉडकास्ट, तो इसको प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए और promote कीजिए।
धन्यवाद आपका बहुत-बहुत, आपने समय निकाल के इसको